वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में बच्चों अपनी बात कर रहे थे लेसन नंबर 10 की, जिसके अंतर्गत हमने शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ को समझा था। उसके बाद हमने शुद्ध परिरक्त्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ को जाना था, यानी कि अपने प्रत्यावर्ती परिपथों की बात कर रहे थे। इसी कड़ी में बच्चों आज अपने बात करने वाले हैं एक नया ही टॉपिक, शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ, यानी कि एक ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसके अंदर केवल और केवल एक कैपेसिटर लगा होगा, संधारित्र लगा होगा। उसके लिए अपने विभिन्न भौतिक राशियाँ ज्ञात करनी है, जैसे तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात करेंगे, कलांतर ज्ञात करेंगे, उसके अलावा अपने आरेख भी ज्ञात करेंगे, जैसे कि फेजर आरेख क्या होगा, ज्यावक्रीय आरेख क्या होगा, फिर इसके अपने आवेशन और निरावेशन को भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने पास एक प्रत्यावर्ती परिपथ होगा जिसके अंदर अपने लगाएंगे केवल कैपेसिटर यानी कि संधारित्र, तो वो बन जाएगा शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ। तो उसका परिपथ बनेगा किस प्रकार से, जैसे कि अपने पास ये एक प्रत्यावर्ती परिपथ है, यानी कि एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगा हुआ है, इस प्रकार की एक व्यवस्था है। और यहाँ पे बच्चों हमने लगा दिया क्या, एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर सी हो गया। यहाँ पे आरोपित वोल्टता होगी, जैसा कि हम जानते हैं कि आरोपित वोल्टता का मान हमेशा V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी होता है। ये आरोपित वोल्टता का मान फिक्स होता है। इसके अलावा अब हमें क्या करना है, उत्पन्न वोल्टता को देखना है कि उत्पन्न वोल्टता का मान कितना रहने वाला है। तो बच्चों संधारित्र के सिरों पे मैंने एक रोज पहले भी कहा था कि संधारित्र के सिरों पे उत्पन्न वोल्टता जो होती है, जिसको आप VC मान लेते हो, उसका मान Q/C होता है। Q क्या हो गया, आवेश। क्यों, क्योंकि संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V, तो V बराबर क्या बन जाता है, Q/C, और यहाँ पे Q अपने कैपिटल Q की बात कर लेते हैं। तो संधारित्र के सिरों पे यहाँ पे हमें वोल्टता कितनी मिलेगी, Q/C प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ से आप क्या करते हो कि तात्क्षणिक धारा आपको ज्ञात करनी है। तो सिंपल से शब्दों में अपने बात करें, तात्क्षणिक धारा का मान आप कैसे ज्ञात करोगे कि आरोपित वोल्टता बराबर क्या हो जाएगा, उत्पन्न होने वाली वोल्टता। तो पहला पॉइंट होगा तात्क्षणिक धारा की गणना। अब तात्क्षणिक धारा बच्चों आप ज्ञात करोगे कैसे, तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम प्रभावी कर दे। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होगा, आरोपित वोल्टता बराबर हो जाएगी उत्पन्न होने वाली वोल्टता। तो ये बच्चों बन जाता है VC बराबर बन जाता है VC बराबर V। तो VC का मान कितना है, Q/C है, और V का मान कितना है, V नोट साइन ओमेगा टी है। इतना काम हो गया। ज्ञात क्या करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से Q बराबर क्या बन जाता है, Q बराबर बन जाता है V नोट C साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ओके, V नोट C साइन ओमेगा टी, ये तो आवेश का मान निकल गया, तात्क्षणिक आवेश जिसको आप कह सकते हो, यानी कि परिपथ का यहाँ पे ये आवेश बन जाता है। लेकिन धारा ज्ञात करोगे, तो धारा ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा, धारा होता है वो आवेश बटे में समय होता है, यानी कि आवेश में समय का भाग लगाओ, धारा निकल के आ जाएगा। तो धारा का बच्चों यहाँ से समीकरण ये बनता है, I बराबर क्या होता है, dQ/dt होता है। I बराबर क्या होगा, dQ/dt होगा। तो आप यहाँ से Q की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि जो भी Q आवेश है उसका हमें T के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन कर देना है। तो किसका मान निकल के आ जाएगा, धारा का मान निकल के आ जाएगा। तो I बराबर यहाँ से क्या बन गया, d/dt। Q का मान क्या था, V नोट C साइन ओमेगा टी, इतना काम हो गया। तो I बराबर क्या आ जाएगा, V नोट C। ओके, और साइन ओमेगा टी का बच्चों डिफरेंशिएशन होता है कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो कितना हो जाता है, कोस ओमेगा टी इंटू आ जाएगा ओमेगा। तो I बराबर क्या बनेगा, V नोट C ओमेगा कोस ओमेगा टी। इतना काम हो गया। अभी ये I का जो कंप्लीट मान है बच्चों वो निकल के आया नहीं है। I का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म में होना चाहिए धारा का मान। मतलब I नोट यहाँ पे अधिकतम धारा को रिप्रेजेंट करेगा, I नोट के बाद में अधिकतम धारा के बाद में साइन होना चाहिए, साइन के ठीक बाद में ओमेगा टी होना चाहिए, ओमेगा टी के बाद में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो चलेगा। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि यहाँ पे एक तो आएगा ये I नोट, V नोट C ओमेगा को हम क्या कह देंगे, I नोट बोलेंगे, जो कि अधिकतम धारा होगा। कोस को हमें कन्वर्ट करना होगा साइन के अंदर। तो आप क्या लिख सकते हो, कोस की जगह, कोस की जगह बच्चों आप ये लिख सकते हो कि साइन 90 प्लस ओमेगा टी का मान कितना होता है, कोस ओमेगा टी होता है। साइन 90 प्लस ओमेगा टी कितना होता है, कोस ओमेगा टी। मतलब आप कोस ओमेगा टी के स्थान पे क्या लिख पाओगे, साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख पाओगे। तो इसके स्थान पे क्या लिख दोगे, V नोट C ओमेगा साइन
90 बोले तो π/2 प्लस ओमेगा टी है ना। अब ये दोनों ही प्लस में, तो ओमेगा टी प्लस 90 लिख दो चाहिए। तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, हमें ओमेगा टी पहले चाहिए, साइन के ठीक बाद में चाहिए, तो इसको बच्चों अपने ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही संख्याएं प्लस में आगे पीछे हो जाएंगी, ये वैल्यू निकल के आ गई। और इसको आप क्या लिख दोगे, ये बन जाएगा अपने पास किसका मान, आई नोट का मान, ये आई नोट बन गया। तो बच्चों अपने पास कुल मिला करके फिर आई का मान निकल के कितना आता है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 निकल के आता है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और सिंपल तात्क्षणिक धारा का मान निकल के आ चुका है, जहाँ क्या देखोगे कि आई नोट हमने किसके स्थान पे लिखा है, आई नोट लिखा है बच्चों हमने वी नोट सी ओमेगा के स्थान पे। तो ये तो अपनी बात हो गई किसकी, तात्क्षणिक धारा की। यहाँ से आई नोट आपने वी नोट सी ओमेगा लिखा है ना, तो इस समीकरण की आप तुलना कर लो ओम के नियम के साथ में, आई बराबर वी बटे में आर के साथ आप इसकी तुलना करोगे तो क्या बन जाएगा। इस समीकरण को कैसे लिख पाओगे, इस समीकरण को अपने लिख पाएंगे बच्चों, जैसे कि अपने पास आई नोट था, आई नोट बराबर वी नोट, और यहाँ पे लिख दो 1/c ओमेगा, तो सी ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो ये वी नोट सी ओमेगा ही बना रहेगा। तो आई नोट बराबर वी नोट बटे 1/c ओमेगा, इस समीकरण को आप लिख सकते हो। अब आप तुलना करना जरा v बटे आर के अनुसार, तो v के स्थान पे v, आई के स्थान पे आई, r के स्थान पे आपको क्या नजर आ रहा है 1/c ओमेगा। और r क्या होता है, किसी भी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, विद्युत परिपथ का प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि इस कंडीशन में कब, जब परिपथ में संधारित्र लगा हुआ है उस कंडीशन में जो अपने प्रतिरोध निकल के आता है उसका मान 1/c ओमेगा है। और जब केवल और केवल परिपथ में संधारित्र लगा होता है उस कंडीशन में परिपथ का जो भी प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध क्या कहलाएगा, दारितीय प्रतिघात कहलाता है। तो ये क्या बन जाता है, दारितीय प्रतिघात बन जाता है। और बच्चों दारितीय प्रतिघात को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, XL से, किसे किससे रिप्रेजेंट करते हो, XC से रिप्रेजेंट करते हो। मतलब ये हो गया कि ये जो आपको प्रतिरोध नजर आ रहा है वो किसका मान होगा, वो XC का मान होगा, और होगा कितना, 1/c ओमेगा होगा। XC क्या है, दारितीय प्रतिघात। क्या होगा दारितीय प्रतिघात, शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को धारितीय प्रतिघात कहते हैं, XC कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अपने जो प्रेरकत्व लगा हुआ था, प्रेरकत्व के कारण जो बाधा उत्पन्न हो रही थी उसको हमने क्या कहा था, प्रेरणिक। प्रेरकत्व लगा हुआ था तो प्रेरणिक प्रतिघात, संधारित्र लगा हुआ है तो धारितीय प्रतिघात। ओके, तो धारितीय प्रतिघात XC बराबर क्या बन जाता है, 1/c ओमेगा निकल के आता है। तो ये अपने पास तात्क्षणिक धारा हो गई। दूसरा हमने धारितीय प्रतिघात को देखा, ये एक प्रकार से प्रतिरोध ही है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो धारितीय प्रतिघात का मात्रक भी यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ओम निकल के आ जाएगा। तीसरा बच्चों अपने क्या देखेंगे, जैसा कि अपने पास धारा का तात्क्षणिक मान है, वोल्टता का तात्क्षणिक मान है, तो दोनों तात्क्षणिक मान के लिए अपने पास कलांतर कितना बनता है उस कलांतर को अपने ज्ञात कर लेते हैं। तो तीसरा अपने पास पॉइंट होगा कलांतर फाई की गणना। अब ये कलांतर फाई किस प्रकार से ज्ञात होगा, तो कलांतर फाई के लिए आपके पास दोनों कलाओं का अंतर करना है आपको। तो कला प्रतिरोध वाले की वोल्टता वाले की कला कोण कितना है, ओमेगा टी है, वोल्टता वाले का ओमेगा टी है। धारा वाले का कला कोण कितना है, ओमेगा टी प्लस π/2 है। ओके, तो कलांतर बच्चों कितना निकल के आ गया, ज्यादा वाले में से कम को घटा दो, फाई आई माइनस फाई वी, तो फाई आई वाले में से फाई वी वाले को घटाओगे ना तो बच्चों मान कितना निकल के आएगा, π/2 निकल के आएगा। π/2 कलांतर शुद्ध प्रेरकत्व वाले में भी था और इतना ही कलांतर शुद्ध संधारित्र वाले में भी है। लेकिन अंतर क्या होगा कि यहाँ पे क्या देखते हो कि आई का कला कोण है वो वोल्टता वाले से π/2 आगे है, यानी कि ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब होगा आगे है वो। ओके, तो यहाँ पे धारा का मान π/2 कला कोण आगे है, और उसमें क्या था, उसमें वोल्ट, यहाँ पे धारा थी ओमेगा टी माइनस π/2, किसमें, प्रेरकत्व वाले में। तो यहाँ पे माइनस का π/2 था, इसका मतलब उस केस में धारा पीछे थी, शुद्ध प्रेरकत्व था परिपथ में
उस केस में धारा का मान 90 डिग्री कला कोण पीछे गति कर रहा था वोल्टता की तुलना में। यहाँ पे धारा का मान है वो वोल्टता की तुलना में π/2 कला कोण आगे गति करता है। यहाँ पे भी कलांतर है वो π/2 आता है, शुद्ध प्रेरकत्व वाले में भी π/2 आया था, लेकिन अंतर क्या होगा कि संधारित्र वाले में धारा का मान 90 डिग्री आगे रहता है, कला कोण आगे रहता है, जबकि प्रेरकत्व वाले में धारा का मान 90 डिग्री पीछे रहता है वोल्टता की तुलना में। तो बच्चों ये अपने पास हो गया क्या, कलांतर का मान। अब अपने ज्ञात करेंगे फेजर आरेख और ज्यावक्रीय आरेख वो किस प्रकार से बनते हैं। तो बच्चों अपने पास नेक्स्ट पॉइंट होगा फेजर आरेख। फेजर आरेख आप कैसे खींचोगे। फेजर आरेख के लिए आपको वोल्टता और धारा का तात्क्षणिक मान पता होना चाहिए। वोल्टता का तात्क्षणिक मान क्या है, V0 sin ω t है। धारा का तात्क्षणिक मान हमने कितना निकाला, I0 sin ω t प्लस π/2 हो गया। ओके, अब आप क्या करोगे, V और I के आधार पे आपको फेजर आरेख खींचना है। तो फेजर आरेख खींचने के लिए सिंपल बेसिक आपको पता है हमें करना क्या है। सबसे पहले आप उस रेखा को रिप्रेजेंट करो या उस भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कर दो जिसका कला कोण कितना, ω/t। तो ω/t कला कोण वोल्टता का है, तो सबसे पहले आप वोल्टता को रिप्रेजेंट कर दो, उसका शिखर मान है वो कितना है, V0 है। तो बच्चों ये एंगल है वो कितना बनता है, ω/t बनता है। ठीक है जी। अब यहाँ से आप क्या करोगे, धारा वाला भी आरेख खींचना है। तो धारा वाला क्या है, कला कोण कितना बनाता है, ω/t बनाएगा, उसके बाद 90 डिग्री और बनाएगा। तो ω/t तो हो गया बच्चों यहाँ तक, उसके बाद 90 डिग्री और आगे चला जाएगा यहाँ तक। तो ये जो एंगल है वो आ गया π/2 और यहाँ पे धारा का शिखर मान आ जाएगा I0, यानी कि V और I वाली रेखा के बीच में एंगल कितना है, π/2। और ये जो एंगल होता है वो दोनों के लिए कलांतर कहलाता है। तो प्रारंभ से लेकर के धारा वाला ग्राफ कितने डिग्री बनता है, ω/t प्लस π/2, ये बन जाता है कंप्लीट कला कोण धारा के लिए। और ये कंप्लीट क्या बन गया भाई, फेजर आरेख आ गया। किसके लिए, शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए। ओके, सो अब अपने बात करते हैं कि ज्यावक्रीय आरेख है वो किस प्रकार से बनेगा। तो बच्चों अपने यहीं पे ज्यावक्रीय आरेख को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ज्यावक्रीय आरेख को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसको भी देख लेते हैं। ये हो गया 0, यहाँ पे आप वोल्टता का शिखर मान काम में ले लो V0, यहाँ तक आप धारा का शिखर मान लो, यहाँ पे माइनस का V0 और यहाँ पे माइनस का I0। ये हो गया 0 समय हो गया, T/4 हो गया, T/2 हो गया, 3T/4 हो गया और यहाँ तक हो गया T। बच्चों ज्यावक्रीय आरेख हम बहुत सी बार बना चुके हैं, बार बार हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल से शब्द में आपको बता दूंगा कि भाई ये जो आपको समीकरण नज़र आती है वो आपका साइन वेव की बातें नज़र आ रहा है। तो बच्चों यदि आपको ये ज्यावक्रीय आरेख अभी भी बनाना समझ में नहीं आया है तो आज से ठीक 2 दिन पहले की क्लास होगी शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ की, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ज्यावक्रीय आरेख कैसे बनेगा। और ये चीज़ आप 11वीं क्लास में भी सीख के आ चुके हो, तरंग वाले लेसन में अपने टॉपिक था ये। तो ये सिंपल साइन वेव है। साइन वेव आप जानते हो बच्चों कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और इस प्रकार धनात्मक दिशा की ओर और इस प्रकार से ये बनता है। और अधिकतम मान कहाँ तक आएगा, वोल्टता V0 तक। V का अधिकतम मान कहाँ तक जाएगा, V0 तक जाएगा। ओके, तो इसका आरेख बनाओगे कैसे। इसका आरेख बनाने के लिए बच्चों कहाँ तक जाना है, अधिकतम मान V0 यहाँ तक जाना है। T/4 के ऊपर अधिकतम मान V0 आएगा, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, फिर नीचे की ओर अधिकतम मान V0 तक आएगा। इस प्रकार से ये ग्राफ किसका बन जाएगा, V का ग्राफ बन जाएगा। अब अपने बात करें I के ग्राफ की, तो I का जो ग्राफ है वो प्लस π/2 से स्टार्ट होता है, यानी कि प्लस I0 से स्टार्ट होगा। तो प्लस I0 बच्चों यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे क्या था, ω/t के साथ में 0 था। तो ω/t के साथ में 0 है तो 0 से स्टार्ट होगा। ω/t के साथ में π/2 मैक्सिमम मान है तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। I के लिए मैक्सिमम मान होता है माइनस का I0, तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर के और इस प्रकार T/4 पे जाएगा और इधर माइनस I0 अधिकतम आएगा। इस प्रकार से ये इसका ग्राफ है वो लगातार बनता जाएगा, ये I का ग्राफ बन जाता है। यदि यहाँ पे ऐसा होता कि प्लस की बजाय माइनस होता ω/t माइनस π/2, तो बच्चों ये आरेख है वो माइनस से स्टार्ट होकर के इस प्रकार आकर के इस प्रकार चलता। ओके, वो फिर माइनस से स्टार्ट होता। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता कैसे, इसको मैंने बहुत अच्छे से पहले के 2 वीडियो मैंने बनाए थे, प्रेरकत्व वाला और प्रतिरोध वाला, उसमें मैंने समझा रखा और यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया है। आई थिंक आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ रखी होगी। ओके, इसलिए अपने यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है। तो बच्चों ये ज्यावक्रीय आरेख बन गया किसके लिए, वोल्टता और धारा के लिए। तो अधिकतम शिखर मान क्या है, वोल्टता का, और यहाँ पे अधिकतम मान क्या है, धारा का बन जाए I0, और वोल्टता कितना है, V0 है। तो यहाँ पे सिंपल सी रामायण क्या निकल के आई है
कि इसके जो भी ज्यावक्रीय आरेख बनते हैं या फेजर आरेख बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं वो हमने समझ लिया है। अब अपने बच्चों क्या करेंगे कि जिस प्रकार से प्रेरकत्व चुंबकित और विचुंबकित हो रहा था उसी प्रकार से संधारित्र है वो आवेशित और निरावेशित होता है, यानी कि चार्ज और डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर संधारित्र जो होता है, अपने उस संधारित्र के आवेशन और निरावेशन को समझेंगे कि ये काम होता कैसे है। तो बच्चों नेक्स्ट अपने पास पॉइंट होगा संधारित्र का आवेशन तथा निरावेशन। संधारित्र का आवेशन तथा निरावेशन क्या होगा? जैसा कि अपने पास वोल्टता का तात्क्षणिक मान क्या था, V नोट साइन ओमेगा टी। धारा का क्या था, I नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आवेशन और निरावेशन देखना है तो आपको शक्ति का आरेख बनाना होगा, जैसा कि हमने शुद्ध प्रेरकत्व वाले में काम किया था। और शक्ति के लिए क्या बनता है, P बराबर V इंटू में I निकल के आता है। तो V का ग्राफ बनाओ, I का ग्राफ बनाओ, दोनों ग्राफ को मल्टीप्लाई करोगे, P यानी कि शक्ति का ग्राफ बन जाएगा। और V और I का ग्राफ हमने बच्चों अभी अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, और वो ग्राफ कुछ ऐसे था कि यहाँ पे आपने अधिकतम ले लिया V नोट, यहाँ पे आपने ले लिया अधिकतम I नोट, और इतना ही गहराई पे यहाँ पे ये माइनस का V नोट और यहाँ पे ये माइनस का I नोट। ये 0 समय हो गया, ये अपने पास समय हो गया बच्चों T/4, ये टाइम हो गया T/2, यहाँ टाइम हो गया 3T/4 और यहाँ पे टाइम हो गया T। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि V सिंपल एक साइन वेव है, तो ग्राफ कैसे बन जाएगा इस प्रकार से, और अधिकतम मान कहाँ तक आएगा, V नोट तक आएगा। लेकिन ये अधिकतम मान है वो T/4 समय पे आएगा, तो यहाँ हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, T/2 पे 0, फिर 3T/4 पे ये पॉइंट और T पे वापस 0। यानी कि जो ज्यावक्रीय है, जो वोल्टता का आरेख है, वो आपको सिंपल इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जहाँ पे ये अधिकतम वोल्टता निकल के आई है। ओके, धारा का कैसे बनाया था हमने, धारा प्लस से स्टार्ट हो रही थी, तो यहाँ से प्लस से वैल्यू स्टार्ट हो रही थी और आ रहा था मान T/4 पे 0। इधर फिर धारा है वो यहाँ मिलेगी हमें अधिकतम T/2 पे नेगेटिव की ओर वापस इस प्रकार से, और ये जो ग्राफ बनता है वो किसका बनता है, I का, और ये किसका है, V का। ऐसा ग्राफ हमने थोड़ी देर पहले ही बनाया है, जो कि अपने यहाँ पे क्या है, ज्यावक्रीय आरेख था। अब इस आरेख की सहायता से आपको शक्ति का आरेख बनाना है। ओके, सो शक्ति का आरेख यदि आपको बनाना है तो फिर बच्चों यदि ये आरेख समझ में नहीं आया है तो आप अपने जो ऐप है अपने स्कूल का खुद का, वहाँ पे आप डाउट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि इससे पहले हमने 2 क्लासें लिए, दोनों क्लासों में हमने इसको अच्छे से समझा है, कैसे बनता है वो हमने जाना है। 11वीं क्लास में भी सीख के आए, इसलिए अपने यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। शक्ति आरेख बनाते हैं, वोल्टता और धारा का आरेख मल्टीप्लाई करना है इन पॉइंटों पे। यहाँ पे ये जो आरेख है, ये जो रेखा नजर आ रही है वोल्टता की, वोल्टता 0 है, धारा अधिकतम मान पे, तो 0 वोल्टता का मान है, धारा का मान मैक्सिमम है। शक्ति मान कितना बनेगा, शक्ति का मान बनेगा 0, क्योंकि वोल्टता 0 है, तो शक्ति का यहाँ पे मान 0 रहेगा। इस पॉइंट पे बच्चों धारा का मान 0 है, ग्राफ 0 पे ना धारा का, तो यहाँ शक्ति 0 रहेगी। यहाँ पे वोल्टता का मान 0 आ गया तो भी शक्ति 0 है, यहाँ पे पुनः धारा का मान 0 आ गया तो भी शक्ति 0 हो गई, यहाँ वोल्टता का मान फिर 0 आ गया तो शक्ति 0 हो गई। यानी कि इन पॉइंटों के ऊपर या तो धारा का मान 0 है या वोल्टता का मान 0 है, अतः इन पॉइंटों के ऊपर जो भी अपनी शक्ति प्राप्त होगी वो क्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, वो हमें शक्ति 0 मिलेगी। तो इन पॉइंटों पे शक्ति बच्चों में 0 मिलेगी। इन दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो प्लस की ओर है, धारा का भी वोल्टता का भी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो शक्ति का ग्राफ भी हमें प्लस की ओर मिलेगा। मतलब वोल्टता का मान भी प्लस में कुछ ना कुछ है, धारा का मान भी प्लस में कुछ ना कुछ है। जैसे कि मान लो 3 है, ये 2 है, तो परिणामी मान कितना बन गया, 6 हो गया ना। तो कुछ ना कुछ मान है, तो शक्ति का मान भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो मान लो कि दोनों का गुणा किया, ये वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी। जैसे कि ये IV का और इतना ही I का मल्टीप्लाई किया, इतना मान बन गया। इन 2 पॉइंटों के बीच में क्या होगा, इन 2 पॉइंटों के बीच में धारा का मान नेगेटिव है, वोल्टता का मान पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे, मान हमें नेगेटिव की ओर मिलेगा। मान लो यहाँ पे मिला,
नेक्स्ट टाइम इन दो पॉइंटों के बीच में क्या है, इन दो पॉइंटों के बीच में दोनों ही मान नीचे की ओर है यानी कि नेगेटिव में, तो v भी नेगेटिव I भी नेगेटिव, दोनों यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कितना बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो ये यहाँ पे वापस हमें पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाएगा शक्ति के लिए। इन दो पॉइंटों के बीच में क्या होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, परिणामी मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव बन के आएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएंगी। तो ये बहुत सारे पॉइंट हमें मिले। इन पॉइंटों को आप क्या करोगे, आपस में मिला दीजिए। आपस में मिलाने पर आपको ऐसा कुछ नज़र आएगा सिस्टम, और ये जो आपको आरेख नज़र आएगा वो किसका आरेख होगा, शक्ति का आरेख होगा। किसका आरेख होगा, शक्ति का आरेख। ये हो गया जी क्या, P का मान, और P बराबर क्या बन जाता है, P बराबर आ जाता है V × I। ओके, ये इतना काम तैयार हो चुका है। इस शक्ति आरेख के आधार पे ही अपने आवेशन और निरावेशन को समझेंगे। तो इससे पूरे सिस्टम को अपने क्या करेंगे, अनेक टुकड़ों में बांटेंगे, 0 से T/4 समय तक, T/4 से T/2 समय तक, T/2 से 3T/4 एंड आफ्टर T तक। तो पूरे अनेक डिवाइड कर देंगे अपने इसको टुकड़ों में। पहला हो जाएगा 0 से T/4 समय तक। इस समय अंतराल में क्या होगा, शक्ति का मान पॉजिटिव है। शक्ति का मान पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि जो कैपेसिटर होता है, जो संधारित्र होता है, वो चार्ज होता है यानी कि आवेशित होता है। और उसको किसी भी वस्तु को अपने चार्ज करते हैं तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। तो चार्ज करेंगे तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो शक्ति यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है यानी कि संधारित्र है वो आवेशित हो रहा है। शेष शक्ति के आधे चक्र में क्या हो रहा है, संधारित्र शक्ति नेगेटिव की ओर है। इसका मतलब वापिस से ऊर्जा त्यागी जा रही है परिपथ के लिए, यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, संधारित्र निरावेशित होगा। तो शक्ति का मान जब धनात्मक होगा तो संधारित्र चार्ज होगा, और शक्ति का मान ऋणात्मक होगा तो संधारित्र क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ शक्ति के एक पूरे चक्र की अपने बात करें तो आधे चक्र में शक्ति धनात्मक होती है, आधे चक्र में शक्ति ऋणात्मक होती है। और पूरे चक्र की बात करूँ तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही भाग, परिणामी मान 0 बनेगा, यानी कि संधारित्र आवेशित होगा, फिर निरावेशित होगा यानी कि चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। इस पूरे कंडीशन में जितनी ऊर्जा संधारित्र चार्ज होने में लेता है उतनी ही ऊर्जा संधारित्र वापस डिस्चार्ज होने में परिपथ को लौटा देता है। जैसा कि अपने पास सीलिंग फैन है, छत वाले पंखे होते हैं, उसमें जो सेल लगा होता है, कैपेसिटर होता है, वो संधारित्र ही होता है। तो पहले वो क्या होता है, खुद चार्ज होता है। बाहर की जो धारा होती है ना, AC वोल्टेज, वो डायरेक्टली अपने फैन के सप्लाई में नहीं जाता है, वो पहले सेल के अंदर जाएगा यानी कि संधारित्र में जाएगा। संधारित्र उसमें चार्ज होगा, जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा। चार्ज होने के पश्चात अपनी ऊर्जा वापस है वो फैन के इंटरनल पार्ट को देगा। तो चार्ज होने में वो सेल जितनी ऊर्जा बाहर से लेता है ना, उतनी ही ऊर्जा वापस आगे सीलिंग फैन को या उसके इंटरनल सर्किट को दे देता है। यानी कि उस सेल के चार्ज होने और डिस्चार्ज होने में बिल्कुल भी ऊर्जा वेस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि शक्ति के एक पूरे चक्कर में जितनी ऊर्जा आवेशन में प्रयुक्त होती है उतनी ही ऊर्जा निरावेशन है कि डिस्चार्ज के समय में वापस मिल जाती है। तो सेल के चार्ज और डिस्चार्ज होने की कंडीशन में हमें कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती है। इसी प्रकार से इन भागों के ऊपर भी आप देख सकते हो। तो अपने यहाँ पे 4 प्रकार के परिपथ लेते हैं, जैसे कि 0 से T/4 है। 0 से T/4 में क्या हुआ, चार्ज हुआ। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, T/4 से T/2 होगा। T/4 से T/2 समय, यहाँ पे क्या होगा, इस समय अंतराल में डिस्चार्ज होगा, पूरी ऊर्जा वापस लौटा दी जाएगी। शेष इसी प्रकार से 2 भी इसी प्रकार से बन जाएंगे। इस समय अंतराल में संधारित्र वो चार्ज होगा, इस समय अंतराल में संधारित्र वो डिस्चार्ज होगा, और चार्ज और डिस्चार्ज में ऊर्जा वेस्ट बिल्कुल नहीं होती। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि जब किसी भी परिपथ में केवल संधारित्र लगा होता है तो संधारित्र के कारण कोई भी ऊर्जा की हानि विद्युत परिपथ में नहीं होती है। ओके, ये तो कुल मिलाकर के अपने पास 3 प्रकार के परिपथ है, शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध संधारित्र। यदि प्रतिरोध किसी परिपथ में लगा हुआ है तो जो भी ऊर्जा हानि होती है वो जरूर होगी प्रतिरोध के कारण, लेकिन प्रेरकत्व और संधारित्र लगा होता है तो प्रेरकत्व के आवेशन और निरावेशन के कारण कह दो, और संधारित्र के चार्ज और डिस्चार्ज के कारण कह दो। उस केस में प्रेरकत्व का चुंबकन और विचुंबकन हो जाएगा, और संधारित्र का आवेशन और निरावेशन हो जाएगा। इस कड़ियों में, इस कंडीशन में अपने कोई भी विद्युत परिपथ से ऊर्जा है वो वेस्ट नहीं करनी पड़ती है, ऊर्जा है वो कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। तो बच्चों ये पूरी रामायण थी शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। कल अपने बात करेंगे अन्य प्रत्यावर्ती परिपथों की। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।